दोस्तों नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं तो मैंने एक बात कही थी कि किसी भी डिपार्टमेंट को जो केजरीवाल की सरकार के तहत काम करता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए, अगर वहां पे टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे घपला आपको जरूर मिलेगा। एक एक करके मैंने जो कहा था वो सारी चीजें सामने आ रही। आज राष्ट्रपति महोदय ने होम मिनिस्ट्री के माध्यम से यह कहलवा दिया है कि जो क्लासरूम घोटाला था दिल्ली का, उस पे एफआईआर दर्ज की जाए। अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। एक बार फिर केजरीवाल शायद इसलिए बच जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जो प्रोसीजर होता है, अगर उसमें कोई डेविएशन होता है और उस प्रोसीजर के कारण अगर राज्य सरकार को कोई नुकसान होता है या उससे रेवेन्यू इंप्लीकेशन आता है, वो बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि केजरीवाल क्यों नहीं बच पाएंगे। अपने जितने उन्होंने कांड किए हैं घपले वाले, उनसे केजरीवाल इसलिए नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री बगैर विभाग के क्या जिम्मेवार हो सकता है? बहुत सारे दोस्तों ने यह सवाल किया था। दोस्तों, अगर दिल्ली का आप ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें पैराग्राफ 6, 7 और 8, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं, जो सेक्शन 6, 7, 8 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल में बातें कही गई हैं, शेड्यूल में क्या कहा गया है कि एनी डिसीजन जिससे राज्य सरकार के रेवेन्यू का इंप्लीकेशन होता हो, कोई भी स्टेब्लिश्ड पॉलिसी में बदलाव करना हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार के रेवेन्यू को लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बदलाव हो, वो बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के और कंसेंट के नहीं हो सकता। और चीफ मिनिस्टर को उस पूरे प्रोसेस को कैबिनेट के थ्रू निकालना होगा और जो कैबिनेट का नोट है उसकी एक कॉपी एलजी के पास भी जाएगी। ये बात दिल्ली का जो कानून है, दिल्ली कैसे गवर्न किया जाएगा, ये उस कानून के तहत लिखा हुआ है। अब केजरीवाल साहब ने क्या घोटाला किया, अब पहले इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो अभी राष्ट्रपति महोदय ने जो परमिशन दी है जिसके ऊपर अब कार्रवाई होगी, वो है करीब 1300 करोड़ का घोटाला। अब 1300 करोड़ किस लिए? 1300 करोड़ जो घोटाला है वो है 2400 क्लासरूम बनाने का। अब 2400 क्लासरूम 1300 करोड़ का मतलब ये हुआ करीब 50 लाख रुपए का एक क्लासरूम। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये काम हुआ 50 लाख रुपए का एक क्लासरूम के आसपास अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसका टेंडर हुआ? डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस ये बताते हैं कि केजरीवाल ने बगैर टेंडर पास किए ये वर्क एलोकेट किया। यहां तक कि जब उस टेंडर को एलोकेट कर दिया गया, बाद में उन्होंने उसका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ाने का प्रयास किया, उसका भी टेंडर नहीं निकाला गया। इसका मतलब ये भारत सरकार और सीवीसी की गाइडलाइंस के विरुद्ध हुआ। जब ये सीवीसी और भारत सरकार की गाइडलाइंस के विरुद्ध हुआ तो निश्चित रूप से इसके ऊपर क्वेश्चन उठने लाजमी थे कि ऐसा क्यों किया गया। और जो नाम लिया जा रहा है वो है एक आर्किटेक्ट कंपनी बब्बर एंड बब्बर। उसका ये कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल सरकार के जो मंत्री हैं उनके खास लोग थे और यहां तक कि मंत्री के चैम्बर में बैठ के ही वो लोग ऑपरेट किया करते थे। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। इसके बाद जो एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई कि इसमें लोक आयुक्त की भी जांच शुरू कर दी गई, क्योंकि जब बीजेपी की तरफ से ये शिकायत की गई कि इसमें घपला हुआ है तो लोकायुक्त की तरफ से भी जांच की गई। जब ये जांच हुई तो इंटरेस्टिंग चीज उसमें ये थी कि बाद में ये पता लगा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसको प्रायोरिटी नंबर 1 प्रोजेक्ट के नाम से रिलीज किया गया। प्रायोरिटी इसलिए कि शायद उनको लगा कि टेंडरिंग प्रोसेस को बाईपास करने में मदद मिलेगी। ये जो प्रोसेस था इसका टोटल एम था 7180 कमरे बनाने का। अब सोचिए दोस्तों, अभी जो घपला हुआ है वो हुआ है करीब 2400 कमरों का 1300 करोड़। अब 7180 अगर कमरे बनते और इसी रेट पे बनते तो ये अमाउंट हो जाती 3500 करोड़ से ऊपर।
अगर ये क्लासरूम बनते ही यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि जो टॉयलेट बनाए गए स्कूलों में उनको भी क्लासरूम के रूप में ही गिन लिया गया और ये कहा गया कि ये सब क्लासरूम के हिसाब से ही इनका पेमेंट किया जाएगा। और जब ये सब हुआ तो इंपॉर्टेंट बात ये सामने आ गई कि जब ये इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त के सामने गया तो उन्होंने ये कहा कि साहब जो भी लोग हैं जो हाईलाइट किए जाएंगे इस रेगुलरिटीज के लिए उन लोगों को मौका दिया जाएगा, आप अपनी बात रखें। इसका मतलब ये है कि जब 2022 में लोकायुक्त की बात हो रही थी और सीवीसी ने इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उस स्थिति के अंदर पिछले 3 साल से जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पहले तो ये गया एंटी करप्शन ब्यूरो में, वहां से फिर ये गया सीवीसी में, फिर ये गया लोकायुक्त में क्योंकि मंत्रियों के खिलाफ करप्शन के केसेस थे। तो सब जगह ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो कानून थे उनका उल्लंघन हुआ है, प्रोसीजर्स का उल्लंघन हुआ है। ऐसी स्थिति में ये मुद्दा एस्केलेट हुआ क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जब ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी तो ये मैटर गया फिर केंद्र सरकार में होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री को परमिशन देनी थी। होम मिनिस्ट्री ने राष्ट्रपति महोदय की कंसर्न से अब ये परमिशन दे दी है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब सवाल यह है कि पहले दवा घोटाला, उसके पहले शराब घोटाला, अब ये क्लासरूम घोटाला, अभी और कई घोटाले बाकी। मुझे लगता है कि केजरीवाल और उनके मंत्रियों को लगातार अब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के सामने अपनी पेशी देती रहनी पड़ेगी। अभी तक ये कह रहे थे कि घोटाला नहीं है, कुछ नहीं मिला। सवाल ये है कि सीवीसी की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके अलावा यहां तक कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं जो सार्वजनिक होनी चाहिए थी, उनको भी पिछले 4 साल तक केजरीवाल ने सार्वजनिक नहीं होने दी। अब एक एक करके जब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। अच्छा होता अगर ये 4 साल पहले वो रिपोर्ट ले आते, कम से कम अभी तक मामला जनता भूल चुकी होती, रफा दफा हो चुका होता, जो कानूनी कार्रवाइयां होती। अभी तक केजरीवाल के पास सरकारी सिस्टम था, वकीलों को रखने के लिए पैसे भी थे, हालांकि पैसे अभी भी होंगे, लेकिन अब वो सरकारी वकील नहीं हो। कहने का मतलब ये कि सवाल अब इस बात का है कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अब सरकार के पास है। अब सरकारी वकील बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे, एक एक करके एविडेंस जनता के सामने रखे जाएंगे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो केजरीवाल ऑल इंडिया लेवल पे अपनी एक, जिसे कहते हैं एंटी करप्शन छवि बनाने के प्रयास में थे कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए हैं, मुझे लगता है अब बाकी राज्य सरकारों में भी इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और सबसे बड़ा जो चुनौती केजरीवाल के सामने ये आएगी कि जो इंडी गठबंधन है उसमें भी अब इनकी जो हैसियत है वो मार्जिनलाइज हो जाएगी। अब शायद इनको कोई पूछेगा नहीं क्योंकि अब इनके पात्र एक ही राज्य रह गया, वो है पंजाब। पंजाब में भी स्थिति क्या होगी आने वाले दिनों में, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का वहां पे भी असर कम होता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की चीजें सामने आ रही हैं, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था आम आदमी पार्टी पे वो घटता जा रहा है। अच्छे दिन नहीं है केजरीवाल के लिए, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा। अब सवाल इस बात का है कि अब केजरीवाल क्या एजेंडा लेके जनता के बीच में जाएंगे। भ्रष्टाचार की छवि तो रही नहीं कि भाई मैं भ्रष्टाचार विरोधी काम करूंगा। अब भ्रष्टाचार में वो पूर्ण रूप से लिप्त हैं, पैसे उन्होंने खाए हैं। और जहां तक बात है पावर हंगरी की और जो फैसिलिटीज की, चाहे वो हमने देखा पंजाब में किस तरह से सरकारी सिस्टम का मिसयूज किया जा रहा है, ये सब चीजें अगर सामने आती हैं तो केजरीवाल को अब जनता के बीच में जाने के लिए कुछ नया सोचना होगा। लेकिन फिलहाल एक और मुकदमा केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के साथियों पर, अच्छे दिन नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अभी तो और बहुत घोटाले बाकी हैं। क्या केजरीवाल इस स्थिति में होंगे कि वो आगे चुनाव लड़ सकें या पूरी जिंदगी सिर्फ अदालतों के चक्कर काटेंगे? क्योंकि अब तो सारे एविडेंस और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल की राजनीति बचेगी? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए
हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।